Good morning, students. This is our new class of advertisement, and in today's part, we are going to study about matrimonials. Now, what are matrimonials? Matrimonials का मतलब होता है वैवाहिक, है ना। इसके अंदर वर और वधू इनके लिए आप ऐड देते हैं, ठीक है। तो कुछ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स। क्या है एसेंशियल्स? कौन सी आवश्यक बातें हैं जो हमको इसमें लिखनी ही हैं या जिसका उल्लेख हमको करना ही है। तो उसके लिए मैं ये आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बिगिन विथ। आपको किससे प्रारंभ करना है? चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मैं थोड़ा शुरू से लिख देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची का मैसेज आया था कि गुरुजी राइटिंग थोड़ी बड़ी लिखो। कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको जूम करके थोड़ा आपको दिखा दूंगा। अब इसमें हम लिख रहे हैं एसेंशियल्स, आवश्यक जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है बिगिन विथ वांटेड, या तो हमें चाहिए, या अलायंस और प्रपोजल। रिश्ता बनाना है या हमको रिश्ता मंगवाना है, ठीक है। इसके बाद में प्रपोजल के बाद में आपको लिखना है इनवाइटेड, आमंत्रित है। मैं आपको थोड़ा इसको बना के बताऊंगा तो समझ जल्दी जाएंगे आप, ये थोड़ा सा अलग है ये। फिर आपको ये लिखना है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं, ये दर्शाना है कि बॉय है या गर्ल है, ओके। उसके बाद में फिर आपको उसको दिखना है एजुकेशनल और पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके संबंधित, ठीक है। उसके बाद में आपके हो जाएगा इनकम। फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे एज, हाइट, कंप्लेक्शन, कलर, रंग कैसा है, कास्ट, जाति, सब कास्ट, उपजाति, और ये क्वालिटीज सॉट इन पार्टनर, ठीक है। मैं स्क्रीन से हटके थोड़ा सा आपको जूम इन करके समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी आवाज़ ही आएगी केवल आपको भी, आप देखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो जाता है आपके, ये आ गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मैट्रिमोनियल्स में, एसेंशियल्स में सबसे पहले आप देख रहे हो बिगिन विथ। आपको किससे प्रारंभ करना है? आपको प्रारंभ करना है वांटेड, अलायंस और प्रपोजल इनवाइटेड। या तो आपको क्या लिखना है, हमको चाहिए, क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए, ब्राइड ग्रूम चाहिए, दूल्हा दुल्हन क्या चाहिए, अलायंस और प्रपोजल इनवाइटेड। फिर सेकंड नंबर आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, स्टेट। स्टेट का मतलब ये दर्शाना है कि लड़का है या लड़की। फिर आपको चलना है एजुकेशनल या और उसकी पर्सनल इन्फो। फिर आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद में आप क्या देख पा रहे हो,
तो उसमें आप देखेंगे कि इनकम, एज, हाइट और कम्प्लेक्शन। अब एज का मतलब उम्र हो गया, हाइट ये कैसे लिखनी है मैं बताऊंगा आपको, कम्प्लेक्शन, फिर कास्ट, सब कास्ट हो गया, और फिर लास्ट लाइन में देखिए आप क्वालिटीज़, सॉर्ट इन पार्टनर। क्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, गुण, और सॉर्ट का मतलब हम क्या चाहते हैं इन पार्टनर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने देखी इसमें कि एक एडवर्टीजमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अब मैं वो चीज़ शुरू कर रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, उनका कलेक्शन आपको इसमें लिखना होगा। अब इसमें क्या हो जाता है कि आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए आएंगे इसमें, दीज आर न्यू वर्ड्स। तो इन नए वर्ड्स को आपको अच्छे से चयन करना है, लिखना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अभी मैं, और मैं लिख भी रहा हूँ साथ में आपके, आप देख लीजिएगा। मैट्रिमोनियल्स, इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज्ड, कौन कौन से यूज्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। देखिए जब आप किसी की हाइट लिखेंगे, हाइट देखिए, एज, हाइट और वेट, क्या लिखा मैंने, एज, हाइट और वेट, ये तीनों एक साथ लिखे जाते हैं। सपोज एज है 25, ठीक। अब हाइट लिख रहा हूं मैं 5 फुट 6 इंच, ये ऐसे लिख रहा है, देखो मैंने बड़ा करके लिख रहा हूं, 5 के ऊपर एक डैश और 6 के ऊपर 2 डैश। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। चले, तो ये क्या लिखा, 25, 5 फुट 6 इंच, और अब आपका वेट 55 kg। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। आपको एक एक चीज़ वर्ड को इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे समझ में आपको? तो यहाँ पर इसका एग्जांपल लिख देते हैं, 25, 5 फुट 6 इंच और 55 kg, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं लिख रहा हूँ जिनको आप समझते रहिए, जैसे CASTE, कास्ट, नो बार, ठीक है। ये फिर आगे बताता हूँ मैं इसका मीनिंग क्या होगा। आप मेरे साथ ये बाद में लिखने की कोशिश करें। नो डाउरी, अर्ली मैरिज, ठीक है। उसके बाद में इनकम इन 6 फिगर्स, ठीक है। उसके बाद में आपको कास्ट इजी हो गया, कास्ट नो बार हो गया, नो डाउरी, अर्ली मैरिज, इनकम इन 6 फिगर्स, रिसेंट फोटोग्राफ। ये सब चीज़ें काम आती रहेगी, हमें अलग अलग तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये एक आ गया, जैसे फिर नॉन मांगलिक, आप इसको चाहे तो मांगलिक भी लिख सकते हो। मांगलिक एक ऐसा दोष होता है कुंडली में कि उनसे कोई विवाह करना पसंद नहीं करता है, या मांगलिक में ही होता है, इस तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, मैं वापस एक बार आपको वीडियो के पीछे जा करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं देखिए, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब आप देख पा रहे हैं, आप एज, हाइट और वेट 25, 5 फुट 6 इंच, 5 के ऊपर 1 कोमा है और 6 के ऊपर 2 है, और 55 kg, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर आ गए आप कास्ट नो बार। कास्ट नो बार का मतलब जाति का कोई बंधन नहीं है। समझ में आया आपको? क्या आया समझ में? जाति का कोई बंधन
नहीं है। कास्ट यानी जाति, नो बार, बार का मतलब होता है अवरोध, यानी जाति का कोई अवरोध बंधन नहीं है। फिर लिखा हुआ आप देख पा रहे हो, नो डॉरी, नो डॉरी का मतलब है कोई दहेज नहीं। और फिर क्या है, अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज का मतलब जल्द ही विवाह होगा, जल्दी विवाह करना है, यानी देर नहीं करनी है। फिर देखिए आप, इनकम इन 6 फिगर्स, तो इनकम इन 6 फिगर्स का मतलब होता है जो उसकी इनकम है, बच्चे की आय है, वो 6 अंकों में है। फिर देखिए आप, एक और इसमें है रिसेंट फोटोग्राफ का मतलब होता है नवीनतम आवक, यानी कि आपका लेटेस्ट फोटो। कभी कभी क्या होता है, लड़के के पुराने फोटो या लड़की के पुराने फोटो भेज दिए जाते हैं। और फिर है नॉन मांगलिक, यानी कि लड़का लड़की जो भी हो मांगलिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपने देखा अभी है ना, ये चीज़ हमने क्लास में आज हमने पढ़ी है, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हो। अगली क्लास में हम पहले बनाएंगे 2-3 ऐड बनाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम पार्ट 35 डिस्कस करेंगे। हम जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे प्रिपरेशन मेथड्स, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स हम किस किस से बना सकते हैं? हेलोजिनेशन से। हेलोजिनेशन यानी बेंजीन पर किसी भी हेलोजन का, क्लोरीन या ब्रोमीन का, मैंने बताया था आपको फ्लोरीन का नहीं कर सकते हैं और आयोडीन का हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो बेंजीन पर अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। हमको अगर आयोडोबेंजीन बनानी है तो हमको कोई भी जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या HIO3 की प्रेजेंस में हमको बेंजीन की रिएक्शन करवानी पड़ती है, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। इस रिएक्शन से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोरो जो होती है, फ्लोरीन होती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, एक्टिवेट होती हैं, इसलिए हम इसकी रिएक्शन डायरेक्टली बेंजीन से नहीं करवा सकते हैं। दूसरा था हेलोजिनेशन। अगर हम किसी भी बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराएं? सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो बेंजीन रिंग पर हेलोजिनेशन नहीं होता है, जो उसकी साइड चेन पर होता है उस पर हेलोजिनेशन होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर हम, ये देखिए आप, अगर हम मेथिल बेंजीन लेते हैं और उसका क्लोरीनीकरण करते हैं किसकी प्रेजेंस में? कोई भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट क्या बनता है? ऑर्थो और पैरा पर क्या बनता है? बेंजीन रिंग पर Cl आके जुड़ते हैं। यानी कि ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। यानी कि ये CH3 और Cl ऑर्थोक्लोरोटोलुइन प्लस पैराक्लोरोटोलुइन। लेकिन अगर यही रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस में दूँ? सनलाइट की प्रेजेंस में देती हूँ तो क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड क्या देता है? बेंजल क्लोराइड। यानी कि बेंजीन रिंग पर हेलोजिनेशन नहीं होता है। कहाँ होता है? साइड चेन पर। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो साइड चेन के जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो प्रतिस्थापित होकर हमको कहाँ पर क्या आ जाते हैं? सब्स्टिट्यूट होकर हेलोजन आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ा था मैंने डाईएज़ोटीकरण। डाईएज़ोटीकरण में हमने पढ़ा था कि फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन को हम इजीली नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हम एनिलीन की रिएक्शन से किससे करा दें? NaNO2 प्लस HCl या HNO2 प्लस HCl से करा देते हैं तो एनिलीन का क्या हो जाता है? डाईएज़ोटीकरण हो जाता है, डाईएजोनियम क्लोराइड मिलता है। उस डाईएजोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था और मैंने आपको एक चार्ट बना के भी समझाया था कि आप इजीली इस रिएक्शंस को याद कर सकते हो कि अगर डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? कॉपर के सॉल्ट से कराते हैं
तो क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन मिलती हैं, उस रिएक्शन को सैंडमेयर कहते हैं। अगर हम कॉपर चूर्ण से कराते हैं तो रिएक्शन को घाटरमान कहते हैं। और अगर हम फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो फ्लोरोबेंजीन मिलती है, उसको बॉल्ट-शिमॉन रिएक्शन कहते हैं। और पोटेशियम आयोडाइड से कराने पर आयोडोबेंजीन मिलती है। आज हम डिस्कस करेंगे राशिंग प्रक्रम। राशिंग प्रक्रम से भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। अगर हमको इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनानी है, हमको ज़्यादा मात्रा में क्लोरोबेंजीन बनानी है औद्योगिक स्तर पर, तो हम इस विधि का यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर आ जाए कोई औद्योगिक विधि लिखो तो आपको ये राशिंग प्रोसेस लिखना होगा। ये राशिंग प्रोसेस आपके क्लोरोबेंजीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है या अच्छा मेथड है। इसमें बेंजीन HCl और O2 के साथ रिएक्शन करके 525 केल्विन में कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन देता है और क्या बनता है, H2O। अब आप देखिए ये यहाँ का Cl यहाँ हो गया, यहाँ का H यहाँ, और हाफ O2 लिखा मैंने, तो क्योंकि या तो आप इसको बैलेंस करके 2 कर दीजिए या फिर हाफ O2 लिखिए, क्योंकि हम अकेले हमको एक ही O चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बन गया, सह उत्पाद H2O क्लोरोबेंजीन। फिर दूसरी है, ये आपका अच्छे से याद हो गया होगा कि अगर हम बेंजीन की रिएक्शन HCl और हाफ O2 की प्रेजेंस में 525 केल्विन 525 केल्विन पर प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो वी ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन एट इंडस्ट्रियल लेवल। अब है हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन हम पहले भी पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर नेम रिएक्शन आती है राशिंग प्रोसेस तो आपको ये लिखना है। हुंसडीकर अगर रिएक्शन आती है तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था हेलो एल्केन प्रिपरेशन मेथड में। ये देखिए हेलो एल्केन वाले में हमने क्या लिया था, RCOOH यानी एलिफेटिक जो एसिड है उसका सिल्वर सॉल्ट दिया था। यहाँ पर क्या लेंगे हम, एरोमेटिक यानी बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराने पर हमको क्या मिलता है, ब्रोमोबेंजीन मिलता है। और को प्रोडक्ट क्या होता है, AgBr। सेम रिएक्शन है, मैंने पिछले भी बताया, इसको वी कार्बोक्सिलिक रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन का नुकसान या लॉस CO2 के फॉर्म में होता है। ये देखिए आप, तो हुंसडीकर रिएक्शन, सोडियम बेंजोएट reacts with bromine in the presence of carbon tetrachloride give या form bromobenzene, AgBr and CO2। reaction is called हुंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब थे प्रिपरेशन मेथड। अगर एग्ज़ाम में नेम रिएक्शन से आते हैं तो हुंसडीकर में आप ये भी दे सकते हो और ये भी दे सकते हो। और हुंसडीकर से ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो ये देना, और अगर आपको हेलो एल्केन कोई भी यानी ब्रोमो एल्केन बनानी है तो आपको ये रिएक्शन देनी पड़ेगी। तो ये आपके सारी हो गई प्रिपरेशन मेथड्स हेलो एरेंस के। हम अब डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, भौतिक गुण। भौतिक गुण हेलो एरेंस के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा हुआ है, ये देखिए फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर जो होता है क्या होता है, परमाणु भार, यानी क्या होता है, परमाणु भार में इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है। इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक इंक्रीज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही। फर्स्ट हैं क्वथनांक या गलनांक। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और
गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो आयोडोबेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, और फ्लोरोबेंजीन के सबसे कम। फिर दूसरा पॉइंट है इसी में कि जो समावयवी होते हैं उनके गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो लगभग समान होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है। ये देखिए, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये आप देखिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चंस बन सकता है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से। वाई? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये पैरा के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं ऑर्थो से। वाई? तो इसमें सिमेट्री से आंसर देना है। वैसे तो जो भी है ऑर्थो, मेटा और पैरा के लगभग सेम होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसकी क्या होती है, सिमेट्रिकल होता है। तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें सिमेट्रिक होने के कारण, पैरा समावयवी सिमेट्रिक होने के कारण क्रिस्टल लैटिस में ये क्या होते हैं, अच्छे से बंधे होते हैं। क्रिस्टल लैटिस में यानी क्रिस्टल जालक में ये अच्छे से बंधे होते हैं। तो सममिति के कारण पैरा जो समावयवी होते हैं उनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस आ सकता है। फिर है विलेयता। थर्ड है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, उनके एटॉमिक वेट क्या अकॉर्डिंग, तो आयोडोबेंजीन के सबसे ग्रेटर होंगे। और अगर हम देखें तो पैरा के क्या होंगे, ऑर्थो से ज़्यादा होंगे। फिर है थर्ड सोल्यूबिलिटी यानी विलेयता। विलेयता को इंग्लिश में सोल्यूबिलिटी। ये होते हैं वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना। और चौथा है इनकी डेंसिटी या घनत्व। डेंसिटी या इनका घनत्व और बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना सेम ही होते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं फ्लोरीन से आयोडीन तक, तो क्या होता है, परमाणु भार बढ़ता है। परमाणु भार बढ़ने से उनका क्या होता है, घनत्व भी बढ़ता है। तो क्वथनांक और गलनांक और घनत्व तीनों क्या होते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। यानी फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक क्या होते हैं, बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, घनत्व इनका ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। विलेयता, ये जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। और समावयवियों के जो होते हैं गलनांक और क्वथनांक सिमिलर होते हैं, लेकिन पैरा समावयवी के गलनांक और क्वथनांक ऑर्थो से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो पैरा समावयवी होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्री में होते हैं, सममिति होती है उनकी। इसी कारण क्रिस्टल लैटिस में यानी क्रिस्टल जालक में, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, यानी पूरा जो इसका क्रिस्टल है पैरा के, तो सममिति के कारण ये क्या होते हैं, अच्छे से बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरिन्स पढ़ी। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरिन्स, जो रासायनिक गुण सेम जैसे हेलो एल्केन्स दिखाते हैं वैसे ही हेलोएरिन्स भी दिखाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इनके नाम पहले लिख देते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। ये कितने प्रकार की हैं आपके, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि उन सबको हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा, धातुओं से अभिक्रियाएं। वहाँ पे भी हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन था वहाँ पे। धातुओं से अभिक्रियाएं वहाँ पे भी हमने पढ़ी थी, वुड्स। तीसरा है यहाँ पे भी अपचयन। और फोर्थ है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फोर्थ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, रिडक्शन एंड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजीन होती हैं, उसका माइनस आई प्रभाव होता है फेनिल ग्रुप के कारण। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके प्रति हेलोबेंजीन कम क्रियाशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्यों नहीं देते हैं? कम देते तो हैं लेकिन कम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट रीज़न, ये आप देखिए, कोई भी हेलोबेंजीन ले लिया, मैंने एग्जांपल लिया क्लोरोबेंजीन का। आप इसकी जगह Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, जो भी लेना है, ठीक है ना। इस पे कितने होते हैं? 3 जोड़ी लॉन पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो Cl के तो प्लस R प्रभाव के कारण और बेंजीन के माइनस I प्रभाव के कारण ये बॉन्ड कहाँ आ जाता है? यहाँ हो जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। आप देखिए, ये लोन पेयर यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और Cl पे क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और अनुनाद के कारण ये स्टेबल हो जाते हैं। अनुनाद के कारण ये क्या हो जाते हैं? ये मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पहले भी आपको बताया है। ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? वापस माइनस, और ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होता है। और फिर ये वाला बॉन्ड वापस क्या आ जाता है? यहाँ, और ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ आ जाता है। ये आपके उल्टा बन जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट रीजन कि क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? तो इसका फर्स्ट रीज़न है कि क्लोरीन के प्लस आर इफेक्ट के कारण और बेंजीन के माइनस आई इफेक्ट के कारण हैलोजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाते हैं? द्विबंध के गुण आ जाते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं दे सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगला जो है इसका हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन किन कारणों से ये नहीं दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विद्युत
क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो हमको डिराइव करनी है, वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर का एक तरह का स्पेस है, और उस स्पेस में वो अपना एक इफेक्ट क्रिएट करके रखता है, उस स्पेस में वो अपना एक इफेक्ट फैला के रखता है। जैसे ही उस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उसी स्पेस को या उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो हमने देखा था कि यूनिट चार्ज को, ये जैसे कि ये एक हमारे पास सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों ओर एक इफेक्ट क्रिएट किया, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस जो रीजन है, ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, यहाँ पर अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को लाते हैं, कौन से चार्ज को लाते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज को हम इकाई, हिंदी में क्या बोलेंगे, इकाई परीक्षण आवेश। आवेश क्या बोलते हैं हम, इकाई परीक्षण आवेश, या हिंदी में इंग्लिश में हम बोलेंगे उसको पॉइंट चार्ज। और ये जो इकाई परीक्षण आवेश है वो हमारा कौन सा होता है, धनावेश होता है। कौन होता है, धनावेश। और धनावेश हम क्यों लेते हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो धनावेश होता है, या हम कहते हैं पॉजिटिव जो चार्ज होता है, वो कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, हल्का होता है। इसलिए हम जो चार्ज लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, धन आवेश। ठीक है, तो ये जो पॉइंट चार्ज हमने लिया, और ये जो पॉइंट चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। जैसे परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज को हम इस रीजन में या इस स्पेस में रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रखा कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमने क्या रखा, हमारा टेस्ट चार्ज रखा। जैसे ही हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो यूनिट टेस्ट चार्ज रखा हमने, तो यूनिट टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमने इसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिराइव किया था, और वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट E, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज हम यहाँ पर लेते हैं वो टेस्ट चार्ज कैसा है, यूनिट टेस्ट चार्ज है, और उसकी वैल्यू हमने देखा था कि एक स्रोत आवेश होता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज बोलते हैं, और एक टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज होता है उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चार्ज अपने चारों ओर एक इफेक्ट क्रिएट करता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस चार्ज ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाई, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर इस टेस्ट चार्ज का भी, अगर इसके ऊपर भी चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये भी क्या करेगा, कुछ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अपोज करेगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो चार्ज लेते हैं, जो टेस्ट चार्ज लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं, यूनिट चार्ज लेते हैं, जिसके ऊपर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसे होती है, अल्प होती है। तो हमने देखा था एक सोर्स चार्ज होता है और एक टेस्ट चार्ज होता है। जो सोर्स चार्ज होता है हमारा वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने का काम जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसको हमने एक बार रिवाइज कर दिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो जैसे ये हमारा एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसने अपने चारों ओर एक फील्ड बना के रखी है जिसको हम जानते हैं, और वो फील्ड कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर हमने हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज रखा, यूनिट टेस्ट चार्ज रखा।
अब इसका जो डिस्टेंस है, ये जो सोर्स चार्ज है, इससे इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, r ले लिया। कितना ले लिया, वो डिस्टेंस हमने r ले लिया। तो r डिस्टेंस, अब ये हमारा सोर्स चार्ज है q और ये हमारा टेस्ट चार्ज है q नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो कूलम्ब्स लॉ से हमने निकाला था, और ये जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो कूलम्ब्स लॉ से हमने देखा था, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ से हमने क्या देखा था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स हमने लिया था कूलम्ब्स कांस्टेंट, और यहाँ पर जो सोर्स चार्ज है वो कौन सा है, Q कैपिटल है तो हमने Q लिया। जो टेस्ट चार्ज है हमारा जिस पर फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, Q नॉट, ओपन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। C की वैल्यूज हम जानते हैं क्या होती है, C की वैल्यू, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q नॉट ओपन R स्क्वायर, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ से हमने देखा है कि ये जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, और ये जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स अनुभव करता है, वो कितना फोर्स अनुभव करता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओपन R स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से हमने निकाली थी कि जो फोर्स का फॉर्मूला या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो फॉर्मूला क्या था, तो E इज इक्वल टू क्या था, F/Q नॉट, क्या था, F/Q नॉट, ठीक है। तो फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q नॉट, ठीक है। तो हम इसको दो तरह से डिराइव कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है जहां पर F है तो F की वैल्यू हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, तो अगर F की ये वाली वैल्यूज हम पुट करके भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं कि किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या फिर हम यहां से डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं। और यहां से डिराइव कैसे करेंगे, तो Q नॉट को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे Q नॉट को ट्रांसफर करेंगे वो किधर आ जाएगा, इधर, और यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, डिनोमीटर में आ जाएगा। जैसे डिनोमीटर में आ गया, हमको पता है F/Q नॉट इज किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट यहाँ से भी Q नॉट को ट्रांसफर करके भी इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट में जो F की वैल्यू है उसको हमने कहाँ पर पुट किया, यहाँ पर पुट किया। तो जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओपन R स्क्वायर, और क्या है, 1/Q नॉट है तो हमने लिख दिया 1/Q नॉट, ठीक है। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओपन R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, Q ओपन R स्क्वायर। यानी कोई सोर्स चार्ज अपने चारों ओर जो इफेक्ट क्रिएट करता है जिसको हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओपन R स्क्वायर। दूसरे तरीके से जैसे हमने यहां पर देखा था उसको कैसे करेंगे, तो दूसरे तरीके से हमने क्या किया, Q नॉट को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बन गया, F/Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओपन R स्क्वायर। और F/Q नॉट किसके बराबर होता है, तो F/Q नॉट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो हमने पुट कर दिया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओपन R स्क्वायर। यानी इसको डिराइव करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके, किसी भी तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। तो किसी पॉइंट P पर जो कि कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओपन R स्क्वायर। अब तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये तो कांस्टेंट है जिसको हम जानते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी सोर्स चार्ज के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो अपने चारों ओर, या फिर हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज्यादा होगी। और हमने देखा कि जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, अगर R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो E की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो
ये R की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसको हम कैसे कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर वो क्या है, सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको हम कह सकते हैं समानुपाती। ठीक है, तो जितनी चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इस चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इफेक्ट ज्यादा होगा तो उसी इफेक्ट को हम क्या क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर रिलेशन देखा कि Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस रिलेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, और जो E है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कि जैसे कि हमने ये ग्राफ बनाया जिसमें y एक्सिस पर हमने किसको रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या थी, न्यूटन पर कूलम, जिसको हमने कल डिराइव किया था, न्यूटन पर कूलम। तो y एक्सिस पर हमने किसको रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा, और x एक्सिस पर हमने किसको रखा, डिस्टेंस को रखा। किसको रखा हमने, डिस्टेंस को रखा। अब ये जो r की वैल्यू है, अगर इस r की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये चीज हम जानते हैं। तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर r की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इतनी मैक्सिमम। हमने माना कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इतनी। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। कैसे, तो इस टाइप से क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखा हमने कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, E की वैल्यू डिक्रीज होगी। और जैसे हमने R की वैल्यू को 1 रखा, कितना रखा हमने, R की वैल्यू को 1 रखा, तो कोई फर्क पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, कुछ नहीं। जैसे हमने R की वैल्यू को 2 रखा, तो क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। जैसे हमने डिस्टेंस को डबल किया, तो हमने देखा कि जैसे 2 यहां पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। अब हमने देखा कि ये जो रिलेशन है, इसमें देखा कि E का रिलेशन R के साथ क्या है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। पर हमने देखा कि इस E का रिलेशन इस पूरे के यानी 1/r² के साथ कैसा रिलेशन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यानी सिर्फ अगर मैं r² की बात करता हूं तो सिर्फ r² के साथ इसका जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और अगर मैं 1/r² के साथ यानी बात करूं कि इसके साथ इसका रिलेशन कैसा है, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन इस पूरे के साथ 1/r² के साथ, और सिर्फ r² के साथ इसका जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक दूसरा हमने ग्राफ बनाया, जैसे कि ये वाला ग्राफ, जिसमें क्या लिया हमने, 1/r² पूरा लिया। तो 1/r² के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे 1/r² की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जो ग्राफ हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यानी कंटिन्यूस उसकी वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ये 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सिर्फ r² के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे 1/r² की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा कि 1/r² के साथ तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और सिर्फ r² के साथ इसका जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, तो वो है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो हमने देखा कि किसी सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस पर है, वहां पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं Q0 को, तो वो कितना फोर्स अनुभव करेगा, तो वो कितना फोर्स अनुभव करेगा, ये वाला फोर्स अनुभव करेगा। तो यहां पर अब फोर्स किसके कारण अनुभव करता है, तो यहां पर इसका जो इफेक्ट है उसकी इफेक्ट के कारण फोर्स अनुभव करता है। और वो इफेक्ट कितना है, तो वो इफेक्ट को हम जानते क्या है, विद्युत क्षेत्र, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी हमने डिराइव की, और वो इंटेंसिटी क्या आ गई, 1/4πε0 Q/r²। बाकी जो भी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर अपना 25 चल रहा है, मानव का उत्सर्जन तंत्र या मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। इस बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, इस बारे में अपना डिस्कशन
हो रहा था और अपन ने उत्सर्जन के बारे में पढ़ लिया था, उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ हद तक उसकी डिस्कशन कर लिया था, उसकी बातें हो गई थी। और क्या पढ़ लिया था, उत्सर्जन के आधार पर अलग अलग भागों में जो जीवों को अपन ने बांटा था, किस किस भाग में, 3 भागों में अपन ने उत्सर्जन के अकॉर्डिंग बांट रखा है। एक तो यूरिया के आधार पर, अमोनिया के आधार पर और यूरिक अम्ल के आधार पर, 3 भागों में बांटा था, अमोनिया के आधार पर, यूरिया के आधार पर और यूरिक अम्ल के आधार पर, कि जिससे शरीर से अमोनिया का निष्कासन होता है वो अमीनोटेलिक, जिसके शरीर से यूरिया का निष्कासन होता है वो यूरियोटेलिक, और जिसके शरीर से यूरिक अम्ल का निष्कासन होता है वो यूरिकोटेलिक। इसके अंतर्गत अपने चर्चा कर ली थी और इसके उदाहरण भी देख लिए थे। जैसे अमोनिया के आधार पर बांटा था, क्या क्या लिया था, अकशेरुकी जीवों को ले लिया था, नॉन कोडेड। फिर अपन ने यूरिया के आधार पर बांटा था, खरगोश, मनुष्य, है ना, ये मछलियाँ, ऐसी बातें करी थी। फिर अपन ने यूरिक अम्ल का निष्कासन किया था, क्या पढ़ा था, मरुस्थलीय आवास के जंतु। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। अब पढ़ना था अपन मानव का उत्सर्जन तंत्र, अपन डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, मानव का उत्सर्जन तंत्र, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे और अपन एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया था इसके अंतर्गत, है ना। आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, ध्यान रखना। जिसको डायग्राम अच्छे से बनाना आ गया वो काम कर पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस तरीके से अपन ने डायग्राम को बांटा था और क्या लिखा था, ये तो लिखा था वृक्क। बार बार डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ मैं, क्या आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए ना। ये यहाँ था, ठीक है, आपको इस चीज़ का पता चल जाए ना। ये महाधमनी, महाशिरा, महाधमनी, ठीक है। इस तरह से अपन ने बांटा था, महाशिरा, महाधमनी नहीं, पश्च महाशिरा, ये महाधमनी, है ना, ये वृक्क धमनी, ये आपके मेडुला या मध्यांश, ये आपके वल्लकुट। वल्लकुट क्या ऐसी संरचना है, डॉटेड डॉटेड ऊपर ऊपर संरचना है वल्लकुट, इस तरह से। ये आपका पेल्विस, ये मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग, है ना। और ये जो ऊपर बना रखे मैंने, ये 2 चीज़ें क्या हैं, इसको अधिवृक्क ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि कौन सी होती है आपके, एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, जो वृक्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है ना, इसको अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनलिन हार्मोन, जिसे आप क्या बोलते हैं, करो या मरो हार्मोन, है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, डू और डाई ग्लैंड्स या डू और डाई हार्मोन, है ना, जो करो या मरो हार्मोन कहलाता है ना, जो क्या करता है, आपने विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार करता है ना। जब कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो, विपरीत परिस्थितियाँ हो, तब यह हार्मोन हमें तत्पर करता है, या तो लड़ लो या निकल लो। इस तरह की कंडीशन कराने वाला कौन है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है या एड्रिनल ग्रंथि है, जो एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो इस तरीके से अपन डायग्राम बना दिया, मेडुला हो गया, वल्लकुट हो गया, पर महाशिरा वृक्क शिरा हो गया, ठीक है। तो वृक्क धमनी हो गया और वृक्क शिरा, ठीक है। ये वृक्क धमनी कहाँ लिख दिया मैंने,
ये वृक्क धमनी हो गई और ये वृक्क शिरा हो गई, जहाँ से आपका वृक्क जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक डायग्राम बन गया आपका। और किडनी का बनाओगे, एक किडनी का तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, है ना। किडनी का अलग से बनाना हो तो इस तरीके से आ जाएगा ना। तो पेल्विस क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, वल्लकुट क्या होता है, सब वृक्क धमनी क्या होती है, ये आपको दिखेगी। तो अपन बात कर रहे थे और इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था, इसको अलग अलग भागों में जब अपन बांट रहे थे तो अपन ने वृक्क की बात कर ली थी, वृक्क के बारे में डिस्कशन कर लिया था। वृक्क क्या होता है, हमारी बॉडी में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, तो उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं और पृष्ठ कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं और पेरिटोनियम झिल्ली में उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। इसका कलर लाल होता है ना। सेम के बीज की तरह इसकी आकृति होती है ना। और क्या पढ़ लिया था इसके अंदर, 10 से 11 सेमी इसकी लंबाई होती है, 5 से 6 मीटर चौड़ाई होती है, 2 से 2.5 या 3 मीटर तक इसकी मोटाई होती है। ये सारी चीज़ बंद कर ली थी। बाहरी तल उत्तल और आंतरिक तल क्या होता है इसका, अवतल होता है। ठीक है, गड्ढे नुमा संरचना होती है अवतल तल में, जिसे हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, और हाइलम से क्या जुड़ा रहता है, तंत्रिका वृक्क में प्रवेश करते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने वृक्क के बारे में लिख लिया था। दूसरी बात कर रहे थे अपन इसके अंदर मूत्रवाहिनी की, है ना। वृक्क के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन जो बात करेंगे यहाँ से करेंगे मूत्रवाहिनी से। किसके बारे में, मूत्रवाहिनी से। ठीक है, मूत्रवाहिनी क्या होती है और कैसे काम करती है। पहली चीज तो है कि मूत्रवाहिनी क्या होती है, प्रत्येक वृक्क से निकलने वाली पेशीय युक्त संकरी नलिका, प्रत्येक वृक्क से, मतलब दोनों तरफ से वृक्क से निकलने वाली संकरी नली है ना, देखो है ना, ज़्यादा मोटी नली नहीं है, बहुत पतली नली होती है, जहाँ से यूरिन बहते हुए कहाँ पहुँचता है आपके मूत्राशय में, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, है ना, गॉल ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी गॉल ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। ठीक है, और आगे जाके वो किससे जुड़ती है, मूत्राशय से जुड़ती है। एक एक टॉपिक वाइज लिखना है। प्रत्येक वर्ग से निकलने वाली पेशीयुक्त सक्रिय नलिका को क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं ना, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसका प्रारंभिक भाग, इसका प्रारंभिक भाग कैसा होता है, सकरा, है ना। इसका प्रारंभिक भाग चौड़ा होता है, जिसे पेल्विस कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक भाग, ये अंदर वाला, ये लिखा है पेल्विस, यहाँ से निकलती है ठेठ अंदर से, कहाँ के, वृक्क के अंदर से, तो इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, क्योंकि कीप नुमा भाग होता है। आगे वाला क्या होता है, फनल जैसा, ऐसा इस तरीके से भाग होता है और आगे जाके यूं जुड़ के यूं निकलता है, जो वृक्क के अंदर से स्टार्ट होता है। तो इसका प्रारंभिक भाग चौड़ा होता है, जिसे पेल्विस कहते हैं, जो वृक्क के अंदर से प्रारंभ होता है ना, जो कहाँ होता है, वृक्क के अंदर से प्रारंभ होता है। इसे पेल्विस को क्या बोलते हैं, श्रोणी भाग या वृक्क श्रोणी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मूत्रवाहिनी, और इसके अंदर क्या क्या लिखना है और लिख लेते हैं अपन। तीसरी बात, दो बातें यहाँ हो गई। तीसरी बात क्या होगी, पेल्विस या जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृक्क श्रोणी, आगे जाकर देखो, इसका प्रारंभिक भाग हो गया, कहाँ जुड़ा है, पेल्विस से। पेल्विस कैसा, कीप नुमा भाग है, फनल नुमा भाग है, चौड़ा भाग है, आगे जाकर किससे जुड़ता है, मूत्राशय से। तो पेल्विस या वृक्क श्रोणी आगे जाकर मूत्राशय में खुलती है, कहाँ खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। कौन, पेल्विस। ठीक है, फिर
मूत्रवाहिनी की पेशियां मोटी होती हैं, जो मूत्र को गति प्रदान करती हैं। क्या कह रहा हूं? मूत्रवाहिनी की पेशियां मोटी होती है जो मूत्र को गति प्रदान करती हैं, जो क्रमाकुंचन तरंगे उत्पन्न करती है। क्या लिखा मूत्रवाहिनी? देखो वृक्क के बारे में बात कर ली अपन ने। एक जोड़ी वृक्क होते हैं उदरगुहा में, कशेरुकीर्ण के पीछे की तरफ पाए जाते हैं। फिर ये लाल कलर के होते हैं, सेम की आकृति के होते हैं, 10 से 11 सेमी लंबे होते हैं, 5 से 6 मीटर चौड़े, 5 से 6 सेमी चौड़े होते हैं, 2 से 2.5 सेमी मोटे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात में अपने वृक्क में कर दी गई। अपन बात मूत्रवाहिनी, सेकंड पॉइंट ले रहे हैं। मूत्रवाहिनी में क्या कहा? इसकी नलिकाएं जो होती है वो सक्रिय होती है, आगे जाके मूत्राशय में खुलती हैं। तो इसका जो प्रारंभिक भाग है, कीपनुमा भाग है, जिसे अपन पेल्विस कहते हैं, फिर ये आगे जाके मूत्राशय में खुलता है। इसका क्या पेशियां मोटी होती हैं, जिसके अंदर क्या होती है? कमानुकंचन तरंगे उत्पन्न करती है, जिससे इसे दबाव पड़ता है और मूत्र आगे गति प्रदान होती है। तो ये आपके किस में हो गया? मूत्रवाहिनी के अंदर हो गया। ठीक है, लिखते रहना साथ साथ में। तो कितने 4-5 टॉपिक लिख दिया अपन ने मूत्रवाहिनी के बारे में। फिर अपन बात करते हैं तीसरा मूत्राशय के बारे में। इससे पहले ये उतार लो। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बातें अपन को सबके अंदर लिखनी है टॉपिक वाइज, ताकि क्या अपने उत्सर्जन तंत्र, ये जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसका वर्णन पूरी तरह से निपट जाए। ठीक है ना। तो संरचना का प्रकार है या संरचना का वर्णन भी पूछ सकते हैं आपको। डिफाइन द स्ट्रक्चर के बारे में पूछ ले। वृक्क क्या है, मूत्रवाहिनी क्या होती है, मूत्राशय क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो अपन उत्सर्जन पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन के बारे में डायग्रामेटिक वर्णन है ना। तो डायग्रामेटिक वर्णन भी याद होना चाहिए आपको। वृक्क, मूत्राशय, मूत्रनली, मूत्रमार्ग। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मूत्राशय की, यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, मूत्रमार्ग नहीं, मूत्राशय, सॉरी, क्या है? पेशीय युक्त कीपनुमा थैलाकार भाग। क्या है? पेशीयुक्त कीपनुमा थैलाकार भाग कौन है? मूत्राशय, जो आपके प्रारंभिक भाग में मूत्र वाहिनी से जुड़ा हुआ है और अंतिम रूप से मूत्र मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थैलाकार भाग, यह मूत्र संग्रह का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मूत्र संग्रह करने का कार्य करता है। कौन? मूत्राशय। मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र को इकट्ठा करना, मूत्र को स्टोर करना, है ना। ठीक है, फिर मूत्राशय 3 स्तरों का बना होता है। ये सब उतारते रहना, नोट्स ही हैं आपके, कोई लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मूत्राशय 3 स्तरों का बना होता है। कितने स्तरों का? 3 स्तरों का। अपन ने जब पाचन की एक्टिविटी पढ़ी थी तो अपन ने भी पढ़ा था, आमाशय के अंदर, छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर अलग अलग 3 स्तर पढ़े थे, है ना। शिरोसा, बाह्य स्तर, है ना, आंतरिक स्तर, मध्य स्तर। तो मूत्राशय में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर बना होते हैं। पहला इसका बाह्य स्तर, जिसको क्या बोलते हैं? शिरोसा स्तर। क्या है? इसका बाह्य स्तर होता है, जिसे बोलते हैं शिरोसा। फिर इसका एक होता है मध्य स्तर, एक आंतरिक स्तर।
ठीक है। तो मूत्राशय के अंदर कितने स्तर हो गए आपके? 3 स्तर हो गए। ये मध्य स्तर जो होता है आपके अरेखित पेशियों का बना होता है। अरेखित पेशियां मतलब समझ गए, चिकनी पेशियां, जिसके अंदर क्या होता है, अगर मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा हो गया है तो आराम से, अभी जो अपन ने एक गति लिखी थी क्रमागुंचन गति, उसकी गति की वजह से कहाँ चला जाए, आपके मूत्र मार्ग तक पहुँचता है। तो ये मध्य स्तर जो होता है वो आपका अरेखित पेशीय वाला होता है। फिर आंतरिक स्तर क्या है आपका? श्लेष्मिक स्तर पाया जाता है। आंतरिक वाला क्या है? श्लेष्मा वाला स्तर है। तो श्लेष्मिक स्तर भी और अरेखित स्तर एक ही बात होती, और सिरोसा स्तर, ये 3 स्तर है जिसे आप बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर कह सकते हैं। और ये कहाँ है आपका? मूत्राशय के अंदर का भाग है, ये वाला भाग जिसे आप यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो कीप नुमा जैसा दिख रहा है वैसा वर्णन करना है ना, ज़्यादा कोई आपको सोचने विचारने वाली बातें नहीं है, सिंपल सा वर्णन है। मूत्राशय का कार्य क्या हो गया? मूत्र को इकट्ठा करना। यह पेशी युक्त होता है, कीप नुमा होता है, थैलाकार भाग है, दिख रहा है आपको सामने से, है ना। और 3 स्तर कौन से हो गए वो आपको मैंने लिख दिए। तो ये आपके क्या हो गया? टोटल फिजिकल जितना भी था आपको चित्र दिख रहा है, डायग्रामेटिक वर्णन हो गया। फिर अगली जब भी क्लास होगी अपन की क्या बात करेंगे? एक तो मूत्र मार्ग की बात करेंगे, फिर आपके हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे और संरचना के बारे में बात करेंगे, फिर मूत्र मार्ग और जो भी आगे का आपके टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने आई को स्टार्ट किया था सेंसरी ऑर्गन में, और आई के स्ट्रक्चर के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, और उसका वर्किंग मैकेनिज़्म और वगैरह सब कुछ हमारा बाकी था उसके बारे में। लेकिन उससे पहले जैसे वर्किंग मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, उससे पहले उस वर्किंग मैकेनिज़्म को चलाने के लिए कौन काम करता है। जैसे आप हमेशा सुनते हो कि लाइट फॉल होती है आपकी आई के अंदर, बेसिकली हमने सुना है कि रेटाइना के ऊपर। तो रेटाइना का मेन मैकेनिज़्म क्या है, वो काम कैसे करती है और लाइट को परसीव कैसे करती है, उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो आज जो हम मतलब स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारा, वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ रेटाइना। स्ट्रक्चर ऑफ रेटाइना। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ रेटाइना यानी आपकी जो थर्ड लेयर जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो ये जो थर्ड लेयर आपकी जो रेटाइना वाली है यानी स्ट्रक्चर ऑफ रेटाइना जो आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा पार्ट करेंगे? ओनली ऑप्टिकल पार्ट। कौन सा? ऑप्टिकल पार्ट। और ऑप्टिकल पार्ट को मेनली रेटाइना ही कहा जाता है, वो हमने डिस्कस पहले कर लिया है। तो हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? ऑप्टिकल पार्ट ऑफ रेटाइना। तो रेटाइना का जो ऑप्टिकल पार्ट की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर मेनली 4 लेयर्स होती है, यानी मेन 4 लेयर्स होती है जो सेल से बनी होती है डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म है पूरा वो बना ही सेल से। सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो जो आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ रेटाइना के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें मेनली 4 लेयर्स होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और वो कैसे काम करती है, उसी पे आपका मैकेनिज्म स्टार्ट होगा कि आपकी आई काम कैसे करती है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रेटाइना की बात करें तो उसके जो ऑप्टिकल पार्ट है उसमें कितनी लेयर्स होती है? देयर आर 4 मेन लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है? 4 होती है। अब वो कौन कौन सी होती है और कैसे अरेंज होती है? तो जैसे हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको पता हो तो रेटाइना वाला पार्ट यानी रेटाइना वाला लेयर स्टार्ट होने से पहले होती है आपकी कोरोइड। कौन सी लेयर होती है? कोरोइड। यहाँ पे लेयर होगी आपकी कोरोइड। इसके बाद स्टार्ट होगी आपकी रेटाइना जो स्लाइटली डिप्रेस होती है अंदर की तरफ। जब हम बात करें तो यहाँ पे क्या होती है? स्लाइटली डिप्रेस होती है। तो ये वाली लेयर हो जाएगी आपकी रेटाइना। अब इस रेटाइना की बात करें तो अपन यहाँ से बात करें यानी ये इनसाइड से आउटसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले लेयर जो आएगी वो कौन सी आएगी? कोरोइड से लेकर हम इनसाइड की तरफ जाएंगे, फिर बाद में जो सेल्स अंदर पड़ी जाएगी। तो सबसे पहले जो सेल्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और फिर बाद में स्ट्रक्चर जो आएगा, फिर 1 बाय 1 सेल्स नीचे आती जाएगी। तो वो किसकी तरफ आगे बढ़ेगी? रेटाइना की तरफ आगे बढ़ेगी। और ये जो रेटाइना वाला पार्ट पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ा था ऑप्टिकल पार्ट, एज ए ऑप्टिकल पार्ट। तो ये जो आप स्ट्रक्चर ऑफ रेटाइना पढ़ रहे हो, ऑप्टिकल पार्ट को मेनली आई के अंदर रेटाइना ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है उसके अंदर सिलेरी बॉडी कहाँ गई, आइरिडल बॉडी कहाँ गई, वो भी उसी का पार्ट होती है, लेकिन उनका फंक्शन अलग होता है। तो मेनली जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है सारी, जो लाइट को परसीव करने का काम करती है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? आपके रेटाइना ऑप्टिकल पार्ट में प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 मेन लेयर्स होती है, तो लेयर कैसी होती है और कैसे अरेंज होती है और वो काम कैसे करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो लेयर होती है यहाँ पे वो पिगमेंटेड सेल्स की होती है और वो कुछ ऐसी बनी हुई रहती है, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो फर्स्ट जो लेयर होगी वो कैसी होगी? पिगमेंटेड होगी, उसको पिगमेंटेड लेयर कहते हैं।
ये फर्स्ट लेयर जो आपकी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पिगमेंटेड लेयर। इन सेल्स को कहते हैं पिगमेंटेड सेल्स क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो पिगमेंट कौन सा होता है, मेलानिन। कोरोइड के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो आपकी फर्स्ट लेयर है इसके अंदर इसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा ये, और इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो पिगमेंट कौन सा होता है, इसके अंदर पिगमेंट होता है मेलानिन। तो जो आपकी फर्स्ट लेयर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, इसको कहेंगे पिगमेंटेड सेल, पिगमेंटेड सेल्स। यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे पिगमेंटेड सेल्स क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कैसे वर्क करती है और ये क्या काम आती है। तो जैसे पिगमेंटेड सेल्स की अपन बात करें तो नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा। तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मेलानिन। जो आपके स्किन के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है वही पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी इस पिगमेंटेड सेल्स के अंदर पिगमेंट कौन सा होगा, मेलानिन होगा। अब इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल के साथ ही इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, विलाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला आपने चैप्टर वैसे पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो तो हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आती है सेल्स माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है उनके ऊपर। तो ये विलाई क्या होता है ये 11th क्लास के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको आता है, और नहीं भी आता हो तो हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि ये विलाई क्या होती है। तो जैसे इन सेल्स के नाम के अकॉर्डिंग इनका मतलब नेमिंग करेंगे, तो जैसे ये सेल्स कैसी है, क्यूबॉइडल है, अपन लिखेंगे क्यूबॉइडल, माइक्रोविलाई। ठीक है, तो आपकी ये सेल्स कौन सी हो जाएगी, माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल सेल्स या क्यूबॉइडल माइक्रोविलाई सेल्स। और इनके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, मेलानिन पिगमेंट। तो और इन सेल्स को कहा क्या जाता है, पिगमेंटेड सेल्स। इसके बाद जो सेकंड सेल्स आती है वो होती है फोटोसेंसिटिव सेल्स, जो लाइट को परसीव करने का काम करती है। मतलब जैसे कोई बाहर से लाइट आ रही है तो वो आपकी आंखों में जाएगी, आंखों में जाने के बाद जो रिसीव करती है यानी परसीव करने का काम जो करती है, उन सेल्स को क्या कहते हैं, फोटोसेंसिटिव सेल्स। और वो सेल्स जो होती है वो लाइट से क्या होती है, सेंसिटिव होती है, इसलिए उनका नाम क्या है, फोटोसेंसिटिव या फोटो रिसेप्टिव सेल्स भी कह सकते हैं। तो इसके बाद जो लेयर आएगी वो कौन सी होगी, फोटोसेंसिटिव सेल्स की, यानी इसके अंदर सेल्स कुछ ऐसे अरेंज होती है। इसके बाद इनके बीच में जो गैप चढ़ा हुआ है यहाँ पे भी सेल्स प्रेजेंट होती है, उनका स्ट्रक्चर इनसे डिफरेंट होता है, वो कुछ ऐसी बनी हुई रहती है। और इन शेप और साइज के अकॉर्डिंग इनका नाम भी होता है, तो आपको इजीली ये रिमेंबर भी हो जाएगी और आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। ये होगी आपकी दूसरी सेल्स और ये फर्स्ट वाली। और इन कंबाइंड सेल्स को हम क्या कहेंगे, यानी ये जो सेकंड लेयर है इस लेयर को कहा जाता है फोटो सेंसिटिव लेयर, यानी ये कंप्लीट लेयर क्या कहलाएगी आपकी, फोटो सेंसिटिव सेल्स। तो ये सेल्स कौन सी आपकी, फोटो सेंसिटिव सेल्स है। और ये दो टाइप की होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। कितने टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है। जैसा स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। ये कहा मैंने, तो ये वाली जो आपकी सेल्स है वो कैसी दिख रही है, रॉड टाइप, इसलिए इनको कहा जाता है रॉड सेल्स। क्या कहते हैं इनको, रॉड सेल्स। इसके बाद जो दूसरी सेल्स यहाँ पे बनी हुई है ये कॉर्न लाइक है। आपने देखा होगा अगर इसको हाफ अपन कटिंग करें तो कॉर्न जो स्ट्रक्चर होता है आपका, आपने आइसक्रीम वगैरह खाई होगी तो कॉर्न वाली खाई होगी, आपने देखा भी होगा, मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी कॉर्न आया होगा, जिसको हम हिंदी में शंकु भी कहते हैं। तो ये जो आपका बना हुआ है ये स्ट्रक्चर कैसा है, कॉर्न लाइक है, तो इसको कहा जाता है कॉर्न सेल्स। तो नाम याद करना कोई मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। तो फोटोसेंसिटिव सेल जो होती है आई के अंदर वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक होती है रॉड सेल्स और दूसरी होती है कॉर्न सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये काम कैसे करती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है आपके। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे फोटोसेंसिटिव सेल्स कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक होती है आपकी, एक होती है रॉड सेल्स और दूसरी होती है कॉर्न सेल्स। तो जैसा हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, एक है आपकी रॉड सेल्स। सबसे पहले देख लेते हैं रॉड सेल्स के बारे में। रॉड सेल जो होती है इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है रोडोप्सिन। अब आर दोनों आ रहा है तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। पिगमेंट इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन। आपको ये याद रखना क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है कि रॉड सेल्स के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन। अब इस रोडोप्सिन को विजुअल पर्पल भी कहा जाता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सीधे आ जाएगा। आपको ध्यान भी रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, विजुअल पर्पल। इसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं।
इसके बाद ये जो पिगमेंट है, अब रोडोप्सिन है और ये जो रॉड सेल्स है वो काम क्या करती है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट और नाइट विजन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट और नाइट विजन, इसलिए इसको स्कोटॉप्सिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्कोटॉप्सिन भी कहते हैं, स्कोटोपिक विजन भी कह सकते हैं इसको। तो जो रॉड सेल्स होती है, रोडोप्सिन होती है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटोपिक विजन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटोपिक विजन। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे ही पूछ लिया जाए आपको अगर व्हाट इज स्कोटोपिक, या फिर आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय स्कोटोपिक विजन, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज सेल्स ऑफ रॉड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट और नाइट विजन। तो आपको लिखना है जैसे, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट और डिम लाइट विजन। डिम लाइट विजन यानी लो लाइट, डिम लाइट विजन। अब ये ध्यान रखना कि बिल्कुल लाइट नहीं हो, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो, तो ह्यूमन आई मतलब ह्यूमन आई एबल नहीं होती है कि वो अंधेरे के अंदर देख पाए। हम अंधेरे के अंदर कभी देख नहीं सकते, वहाँ पे हल्की फुल्की लाइट होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि नाइट, या जो नाइट लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरी रात। नाइट का मतलब होता है डिम लाइट। डिम लाइट यानी बिल्कुल जैसे शाम का समय हो जाए या फिर बिल्कुल लाइट नहीं हो, ऐसा नहीं। शाम के समय में आप जानते हो कि थोड़ी थोड़ी लाइट रहती है, तो डिम लाइट होने की वजह से भी हम क्या होते हैं, उसको देख पाते हैं। तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल सेल्स होती है आई के अंदर, वो कौन सी होती है? रॉड सेल्स। और इनके अंदर जो पिगमेंट होता है इस काम के लिए, उसको कहते हैं रोडोप्सिन, जिसको विजुअल पर्पल भी कहा जाता है। और इस टाइप के विजन को क्या कहते हैं? स्कोटोपिक विजन। यानी आपको पूछा जाए व्हाट इज स्कोटोपिक विजन, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट और डिम लाइट विजन। मतलब डिम लाइट विजन को ही हम स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं, क्योंकि रॉड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन जो होता है वो डिम लाइट या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर नाइट विजन। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। सीधा आपको पूछा जाए कि आई के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है, कौन सी सेल्स होती है जो ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जो कलर होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है आपकी रॉड सेल्स। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट विजन। It is also responsible for black and white vision। तो ये ब्लैक और वाइट विजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कलर विजन के लिए जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे कौन सेल आ जाती है, लेकिन इसमें ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तब आपकी रॉड सेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रॉड सेल जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रॉड सेल जो है वो आपकी पिगमेंट, इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? रोडोप्सिन, जिसको हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं। ये स्कोटोपिक विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी नाइट या डिम लाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट विजन। इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, मतलब आपके अंदर अगर रोडोप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, रॉड सेल्स की नहीं, रोडोप्सिन यानी इस पिगमेंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाए आपके अंदर, तो क्या होगा? तो आपको एक डिजीज होती है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी होगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। तो ध्यान रखना विटामिन ए इसके सिक्रेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, मतलब। और आपको यहाँ पे सीधा याद रखना है कि रोडोप्सिन के डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको कि डेफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। डेफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन causes नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रोडोप्सिन की अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको डिजीज कौन सी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये डिजीज जो है नाइट ब्लाइंडनेस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अंधेरे के अंदर नहीं दिखेगा, मतलब रात हो जाए बिल्कुल और अंधेरे के अंदर नहीं दिखेगा, डिम लाइट के अंदर आपको दिखना बंद हो जाता है। तो वो कारण क्या होगा? रोडोप्सिन की डेफिशिएंसी। और रॉड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम मतलब डिम लाइट के अंदर देख नहीं पाते, मतलब डिम लाइट विजन आपका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी रॉड सेल्स के बारे में। इसके बाद आती है आपकी कॉन सेल। तो कॉन सेल जो होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन सेल। कॉन सेल जो होती है वो आपके लाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, या फिर यूँ कह सकते हैं इट इज
वहीं पे लिख देता हूँ, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ उसको, ताकि आप इजीली समझ पाए। बोर्ड इतना बड़ा नहीं है अपने पास, लेकिन यहाँ पे रॉड सेल्स के बारे में हो गया। अब कॉर्न सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपकी नेक्स्ट जो सेल्स होगी वो होगी कॉर्न सेल्स। तो कॉर्न सेल्स की बात करें तो इसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? तो इसके अंदर पिगमेंट जो होता है वो होता है आयोडोप्सिन। इसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? आयोडोप्सिन। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? आयोडोप्सिन। इसको क्या कहते हैं? जैसे हमने उसको कहा था विजुअल पर्पल, तो इसको कहते हैं विजुअल वायलेट। इसको क्या कहा जाता है? विजुअल वायलेट। इस पिगमेंट को कहते हैं विजुअल वायलेट। और ये फोटोपिक विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन। अब ये फोटोपिक विजन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ये लाइट के मतलब लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी डे टाइम विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टाइम विजन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टाइम विजन और कलर विजन। जितने भी कलर है यानी विबग्योर आपका, उसको देखने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सेल्स होती है वो कौन सी होती है? आपकी कॉर्न सेल्स। कौन सी होती है? कॉर्न सेल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉर्न सेल्स होती है इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है या ये जो पिगमेंट सिक्रीट करती है वो पिगमेंट कौन सा होता है? आयोडोप्सिन। इसको कहा जाता है विजुअल वायलेट। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर फोटोपिक विजन। फोटोपिक विजन का मतलब क्या होता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टाइम विजन। मतलब आपके लाइट में जब देखने के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है? कॉर्न सेल्स। और कलर विजन जो होता है आपका वो भी देखने के लिए कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है? कॉर्न सेल्स। तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा और इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा मतलब हमेशा बनना ही है। यूँ समझ लीजिए कि जब आपका एग्जाम होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपकी जो कॉर्न सेल्स होती है वो आयोडोप्सिन सिक्रीट करती है, फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टाइम विजन और कलर विजन। इसके बाद ये जो आपकी कॉर्न सेल्स होती है वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये मेनली 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसके बाद इरेज कर देंगे, आगे की लेयर बनाएंगे। जैसे आपकी कॉर्न सेल्स जो होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है, क्योंकि जिस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है उसके अकॉर्डिंग ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक होती है साइनोलेब, एक है क्लोरोलेब, दूसरी है साइनोलेब और तीसरी है एरिथ्रोलेब। 3 टाइप की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब आपकी जो कॉर्न सेल्स है उसके अंदर क्लोरोलेब, साइनोलेब और एरिथ्रोलेब 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। अब इनका काम क्या है? कौन से कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो नाम से पता चलता है, अगर आपने 11 ध्यान से पढ़ी हो तो क्लोरो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन, साइनो ब्लू और एरिथ्रो रेड। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोलेब जो होती है वो किस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? ग्रीन। इसके बाद आपके जो साइनो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू और आपकी जो एरिथ्रोलेब है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर विजन। मतलब आपका जो रेड कलर है उसको देखने के लिए जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है? एरिथ्रोलेब। आपकी ब्लू कलर को देखने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है साइनोलेब। और आपके क्लोरोलेब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? फॉर ग्रीन कलर। और ह्यूमन की जो आई होती है मोस्ट सेंसिटिव होती है टू ग्रीन कलर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन की आई जो होती है वो मोस्ट सेंसिटिव होती है टू ग्रीन कलर। तो ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के प्रति वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के प्रति क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आपकी कॉर्न सेल्स कितने टाइप की हो जाएगी? 3 टाइप की, क्लोरोलेब, साइनोलेब और एरिथ्रोलेब। और ये कलर आपको ध्यान रखना है, एरिथ्रोलेब इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड, साइनोलेब रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू और क्लोरोलेब रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन। और ये भी ध्यान रखना है ह्यूमन आई मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन कलर। अब आपको ध्यान रखना है जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, जैसे आउल की बात करें अपन, तो उनके अंदर कॉर्न सेल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। और कॉर्न सेल्स मतलब फ्यू होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उनके अंदर रॉड सेल्स बहुत ही ज़्यादा होती है, जो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, मतलब जो रात्रिचर होते हैं, जो रात को जागते हैं और रात को ही अपना शिकार ढूंढना वगैरह सब कुछ करते हैं, तो उनको रात को दिखता है। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है? रॉड सेल्स। और उनके अंदर अपन कह सकते हैं सीधे कि कॉर्न सेल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। किसके अंदर एब्सेंट होती है? इन आउल
कौन सेल्स आर एब्सेंट। ये आपको ध्यान रखना, एक जनरल अवेयरनेस है कि आउल रात्रि को देख पाता है और डे टाइम में देख नहीं पाता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसके अंदर कौन सेल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी सेल्स पाई जाएगी? तो उसके अंदर पाई जाती है रॉड सेल्स। तो ये होगी आपके कौन सेल्स, रॉड सेल्स, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जो लेयर आती है थर्ड, उसकी बात करेंगे हम। तो जो इसके बाद जो थर्ड लेयर आएगी, इसके बाद जो थर्ड लेयर आती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी हो जाती है और इतना सारा एक साथ समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके बाद 2 लेयर कौन सी आएंगी और उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है i.i, j.j, k.k क्या होगा, ये सी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट में क्या रहेगा? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है क्रम विनिमयता। पहले भी आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, बट डॉट प्रोडक्ट में ये कैसे अप्लाई होता है? क्रम विनिमयता। इसके अकॉर्डिंग ए डॉट बी जो है वो इक्वल होता है बी डॉट ए के। वो कैसे? तो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे ए डॉट बी को लेकर के चलेंगे, आंसर हमारा बी डॉट ए आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, हम ए डॉट बी को लिया, ए डॉट बी दैट इज़ इक्वल टू, हमारे अकॉर्डिंग क्या होते हैं? अगर ए का मैग्नीट्यूड ए स्मॉल ए है और इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी है, तो हम कहते हैं ए बी कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होता है हमारा, वो जो चीज़ है वो कम्यूटेटिव होती है। चाहे आप 2 × 3 करो या 3 × t करो, 2 करो, दोनों ही इक्वल रहते हैं। उसी टाइप से a × b करो या b × a करो, दोनों इक्वल रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये बन गया कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड है बी का, ये मैग्नीट्यूड है ए का, बी ए कॉस थीटा, इसका मतलब बी डॉट ए। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आ गया। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव आ गई। अब एसोसिएटिविटी। इसको साहचर्यता भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ कैसे अप्लाई होगी? वो कुछ ऐसा है जैसे कोई स्केलर m है, लेट m इज एनी स्केलर। कोई स्केलर है, कोई अदिश है, कोई नंबर है, ठीक है, इज एनी स्केलर एंड b एंड a आर 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स। तो उस कंडीशन में व्हेन एवर वी डू m a डॉट b, जब भी हम करते हैं m a डॉट b, तो चाहे आप इसमें क्या करो, इस a के अंदर पहले इस m का मल्टीप्लाई a में करो, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ निकालो, या फिर
पहले ए डॉट बी करो और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन एम के साथ करो, तो दोनों ही केस में हमको सेम आंसर मिलता है। अब वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने लिखा बी एंड ए आर टू वैक्टर, तो इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ, टू नॉन ज़ीरो वैक्टर्स। कहने का मतलब इनका कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगा, ऐसा नहीं ज़ीरो वेक्टर ले लिया हमने, एक ए ले लिया, ज़ीरो आई, ज़ीरो जे और ज़ीरो के, नहीं, दोनों ही नॉन ज़ीरो रहेंगे, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगा ही। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब ये जो कंडीशंस हमने पढ़ी एसोसिएटिविटी की और नेक्स्ट जो थी उसके पहले जो थी कम्यूटेटिविटी, अगर वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट जो है वो सही है, या फिर डॉट प्रोडक्ट की ये सारी क्वालिटीज़ होती है। थर्ड जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी इसको हिंदी में कहते हैं बंटनता। अब ये क्या चीज़ है, तो इसको अगर हम देखना चाहें तो ये क्या रहता है, जैसे अगर आपके सामने वेक्टर्स कुछ इस तरीके से है, वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी है और एडिशन भी है, जैसे ऐसा कहीं लिखा है ए डॉट बी प्लस सी, तो ये भी वैसा ही होता है जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन का रहता है नॉर्मल, तो ए डॉट बी प्लस सी, तो दैट इज़ इक्वल टू, ये जब एक्सपांड होगा, ये इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी प्लस सी, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ए डॉट बी, तो पहले करेंगे ए डॉट बी, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट में जो साइन है वही का वही यहाँ लगाएंगे, बीच में लगा दिया प्लस ए डॉट सी, तो ये ए अकेला कहीं पर भी नहीं जाएगा, जब भी ए यूज़ करेंगे तो डॉट को साथ में लेके यूज़ करेंगे, ए डॉट बी, बीच में प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया, नाउ अगेन ए डॉट सी। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसके बाद ये लगभग आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हम क्या सीखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स। अगर आपको एंगल नहीं दे रखा है, सिंपल से दो वेक्टर्स दे दिए, सिर्फ दो वेक्टर ही है, एंगल आपके पास नहीं है और कहा जाए कि आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे एक बार के लिए देख लेते हैं। वैसे आप सबको पता होगा क्योंकि 11th में ये चीज़ आप कर चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स product of two vectors in term of the component of the component। जब आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स का कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट एंड जेड का कंपोनेंट भी है, तो उस कंडीशन में हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अदिश जो गुणन है वो कैसे करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, तो यहाँ पर हम ये चीज़ पहले भी कर चुके हैं। जैसे लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। क्लियर? अब हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है A डॉट B, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगा, ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि वेन एवर वी डू दो डिफरेंट अगर एक्सिस ले लेते हैं, उनके यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई डॉट जे ले लिया तो एंगल उन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो आई डॉट जे का वैल्यू 0 आता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो फर्स्टली तो दोनों वेक्टर्स को लिखते हैं, तरीका तो ये होता है लिखने का, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप।
ओके, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट का तरीका अभी जो हमने सीखा था, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम कहते हैं व्हेन एवर वी यूज़ डॉट, तो डॉट साथ का साथ ही चलता है। तो अब यहाँ पर क्या है, डॉट है, ये A1 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट इस B1 आई कैप के साथ भी होगा, B2 जे कैप के साथ भी होगा और B3 के कैप के साथ भी होगा। इसी तरीके से ये A2 जे कैप जो है इसके भी 3 प्रोडक्ट्स होंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 के साथ, B2 के साथ और B3 के साथ। बचा क्या, A3 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 आई कैप के साथ, B2 आई कैप के साथ, मतलब ईच एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट ईच एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो जब वो होता है तो क्या सिचुएशन बनती है, तो व्हेन एवर वी डू A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप, A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप, ठीक है। बीच में क्या साइन चल रहा है, प्लस चल रहा है, प्लस लगा दिया। नाउ A1 आई कैप डॉट B2 जे कैप जैसे ही हुआ, A1 आई कैप डॉट B2 जे कैप जैसे ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आई डॉट जे क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो उस वजह से ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, आप उसको ज़ीरो कंसीडर करके चले, तो ये टर्म ज़ीरो बन जाएगा। उसी तरीके से A1 आई कैप डॉट B3 के कैप, तो इनके आगे जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बचेंगे क्या, वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं। कभी भी दो नंबर्स या दो स्केलर्स को कभी भी डॉट प्रोडक्ट मत कर देना, क्योंकि वेक्टर्स जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे या फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, तब जाके हमको स्केलर मिलेगा। दो स्केलर्स का कभी भी डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर आई डॉट आई होगा। इस तरीके से जब आई डॉट जे होगा ज़ीरो, आई डॉट के ज़ीरो, तो इसको भूल जाओ। अब बारी आती है A2 जे, A2 जे का डॉट प्रोडक्ट आई जे के सबके साथ, तो जे डॉट आई क्या बनेगा, ज़ीरो, क्योंकि 90 डिग्री, जे डॉट जे 1 बनेगा। तो इसको ले लेते हैं, A2 जे कैप डॉट B2 जे कैप प्लस अगेन A3 के साथ भी सेम केस, K डॉट आई होगा तो ज़ीरो, K डॉट जे होगा तो ज़ीरो, और K डॉट K जैसे ही होगा वो क्या हो जाएगा, 1। तो हो जाएगा A3 के कैप डॉट B3 के कैप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो कांस्टेंट नंबर्स है, इनको बाहर निकाल दो, A1 B1 और I डॉट I जो होता है आपका, इसको एक बार अलग लिख लिया मैंने, A2 B2 इनको मल्टीप्लाई कर दिया, J डॉट जे आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना इन डिटेल कर रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट हो जाता है। A3 B3 K डॉट K, I डॉट I की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2, क्योंकि ये वैल्यू 1 है, प्लस A3 B3, ठीक है। तो आपके पास जो A डॉट B का वैल्यू बनेगा, अगर दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, तो तब क्या कंडीशन बनेगी, आपका जो A डॉट B का वैल्यू आएगा, दैट इज़, फिर हमको समझ आता है कि जब डॉट प्रोडक्ट ईच से हो रहा है लेकिन बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो मिल रही है एक के अलावा, क्योंकि जब I का स्केलर मल्टीप्लिकेशन I से होगा, वैन एवर वी डू I डॉट I तभी 1 मिलेगा, इन सब के साथ तो ज़ीरो मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ I डॉट I वाली वैल्यूज़ को ही नोट करें, बाकी ज़ीरो को नोट करने का कोई सेंस नहीं बनता। I डॉट I, तो यहाँ पर A1 B1 प्लस J डॉट J1 होता है तो A2 B2, K डॉट के 1 होता है तो A3 B3। तो डायरेक्टली हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, I वाले प्रोडक्ट्स कॉफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो A1 B1, J वाले कॉफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो A2 B2 और K वाले कॉफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो A3 B3। क्यों? क्योंकि I डॉट I आपका 1 रहेगा, J डॉट J 1 एंड K डॉट K भी 1। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेप मैंशन कर सकते हो, A1 B1 I डॉट I कैप, J डॉट J कैप, K डॉट K कैप, ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यूज़ 1 रहती है। अब ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर स्केलर प्रोडक्ट जब अदिश गुणन, जबकि आपको दो वेक्टर्स गिवन हो। ये क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं एंगल कैसे निकालेंगे। शॉर्ट में ही देख लो इसको, अगर हमको एंगल का वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा,
ना यहाँ से हमको एंगल चाहिए तो कॉस थीटा को यहाँ रखा, बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र किया तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा a डॉट बी का वैल्यू। अगर वेक्टर्स आपको पहले जो मैंने आपको बताया था वेक्टर ए और वेक्टर बी, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप और b इज़ b1 b2 b3 k कैप। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन, सॉरी यहाँ, हाँ ये तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब a इंटू बी, तो यहाँ पर आएगा a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या बनना चाहिए, आपका वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो क्या होना चाहिए, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर रूट, यहाँ पर हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, क्योंकि आपका जो वेक्टर b है दैट इज़ b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, जो मैंने यहाँ लिखा है इसके बजाय पहले लिख सकते हो, तो क्योंकि आपको एंगल चाहिए पहले ये फाइंड कर लेंगे, फिर थीटा, फिर यहाँ ऑटोमेटिकली कॉस थीटा इज इक्वल टू कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, वहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया है आपके एंगल्स वाला भी। नाउ यू कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में लगभग जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुकी हूँ, जिससे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो श्योरली हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।